नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन, घन और घनाभ से रिलेटेड सभी फार्मूले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, इन सभी पर शेयर करें। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। घन और घनाभ से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं और भी बिल्कुल सरल भाषा में देने वाले हैं। तो चलते देर न करते हैं, सीधे हम प्रश्न पर बात करते हैं। और आज का पहला हम टॉपिक लेते हैं घन। क्या है? घन। आखिर घन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले घन का हम डिफिनेशन दे देंगे कि घन किसे कहते हैं। तो आइए घन का डिफिनेशन दे लेते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। तो घन की परिभाषा अगर हम इसे देते हैं तो क्या है? यहां पर घन की परिभाषा देते हैं 6 वर्गाकार पृष्ठों या सतहों से घिरे ठोस बंद आकृति को घन कहते हैं। बहुत प्यारा सा परिभाषा हमने लिखे कि 6 वर्गाकार पृष्ठों या सतहों से घिरे ठोस बंद आकृति को घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घेरे ठोस बंद आकृति को घन कहते हैं। तो घन की परिभाषा दी है, तो घन की फिगर ले लेते। देखो इस तरह से घन की है, बात कर रहे थे घन की फिगर। अब घन की फिगर में देखिए, ध्यान से समझिएगा इस घन की फिगर। ये आपका घन बनकर तैयार हो गया। क्या होगा? ये घन बनकर आपका तैयार हो गया, जिसमें आपको इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अगर यहां पर नाम दे दिया ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप इस तरह से घन की शीर्षक की भुजा का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका घन हो गया। और घन के जो ये आपका है 6 पृष्ठ से घिरे ये ठोस बंद आकृति है। अब हम चलेंगे घन में, बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। घन में आप यहां पर इस बारे में समझेंगे। घन में सबसे पहला पॉइंट होता है शीर्षों की संख्या। अगर इसमें बात किया जाए तो पूछा जाए घन में शीर्षों की संख्या। क्या पूछा गया? घन में शीर्षों की संख्या आपको क्या है? दूसरा पॉइंट है पृष्ठों या सतहों की संख्या। सतहों की संख्या मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है इस टॉपिक में। उसके बाद आता है कोनों की संख्या। कोनों की संख्या
अगला है कोरों की संख्या। कोरों या इसको किनारे भी बोलते हैं, किनारों की संख्या, की संख्या। आप यहां पर समझना किनारों की संख्या। अगला ऐसे टॉपिक है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों इन सभी के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि शीर्षों की संख्या कितने हैं। देखिए शीर्षों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शीर्ष हुए, कितने हो गए, 8। ठोस इसमें कहा पृष्ठों या सतहों की संख्या। अब पृष्ठों या सतहों की संख्या आप इसमें सतह गिन लें। जैसे एक आपको यहां पर एग्जांपल एक बताते हैं, आप इसके बारे में समझिए। एक तरह से मेरे हाथ में डिब्बा है और ये आप मान लें कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम है। इसमें सतहों की संख्या बताया जाए तो देखिए एक ऊपर एक नीचे 2 सतह हो गया, और एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इस साइड 6 सतह। सतहों की संख्या कितना हो गया आपका 6 हो गया। सतहों की संख्या कितना हो गया 6। अब यहां पर दिखना है इसमें कोनों की संख्या। जैसे हमने शीर्ष बनाने के यहाँ शीर्षों की संख्या, देखो शीर्षों की संख्या बताएंगे तो 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष 4 शीर्ष हो गया, और इधर से 5 6 7 और एक इधर 8। शीर्षों की संख्या कितना हो गया 8, यहां पर लिखा हुआ। अब कोनों की से बात किया जाए तो जितने शीर्ष होते उतने कोने होते मेरे प्यारे साथी, ये भी आपको समझ लेना है। देखिए इसके अंदर इस यहाँ पर कौन है, यहाँ पर भी कौन है, तो 2 कोण ही बना है, तो 2 कोण इधर 4 6 और 8। तो कोनों की संख्या और शीर्षों की संख्या 8 ही होती है। अब रह गया कि कोरों या किनारों की संख्या बताना है। कितनी, कोर और किनारे की संख्या, ध्यान से समझना है। ये देखिए आपका किनारा कोर हुआ, ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, कोर या किनारा। तो 1 2, उसी प्रकार से 3 4, तो 4 इधर हुआ तो 4 इधर 8 हुआ, लिख ले। 5 6 7 और एक 8, 4 और 4 8 हो गया। अब बच्चा इधर कितना 9, एक 10, एक 11 और एक 12। कोरा किनारों की संख्या कितना हो गया 12 हो गया। अब रह गया विकर्णों की संख्या कितना हो गया। तो देखिए आप अगर रूम में देख चुके होंगे तो यहां से ये कोण, ये ऊपरी कोण देख रहे हैं ना, और मान लीजिए कि रूम है, इसके ऊपरी कोण और इसके जस्ट नीचे वाले कोण, यहां वाले कोण वो मिलाएंगे तो एक विकर्ण, यानी इसका टॉप और इसका बॉटम ये मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए दोनों कॉर्नर, जहां पर दोनों शीर्ष पर मेरा हाथ रखा हुआ है कि अंगुलियां है ये। अब यहाँ पर एक ऊपरी शीर्ष है, एक नीचे वाले कोण, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका एक विकर्ण बनेगा। इसी प्रकार से अब इधर के ऊपर का और इधर नीचे को रखेंगे तो अब यहाँ से दूसरा विकर्ण बनकर तैयार हुए। इसी प्रकार से 2 विकर्ण इधर से बनेंगे, एक टॉप और एक बॉटम पर रखेंगे तो आपको यहां से मिलेंगे एक विकर्ण, और एक यहाँ पर टॉप यहाँ पर बॉटम रखेंगे एक विकर्ण यहाँ से। इस तरह 2 विकर्ण इधर से और 2 विकर्ण इधर से, कुल विकर्णों की संख्या कितने होंगे 4 हो गए। कितने होंगे, कुल विकर्णों के 4 हो गए। अब यहाँ पर समझना है कुल 4 विकर्ण होंगे। इस तरह से घन में आपको याद रखना है कि शीर्षों की संख्या 8 या कोण की संख्या बोले तो भी 8, पृष्ठों या सतहों की संख्या 6, कोरों या किनारों की संख्या 12 और विकर्णों की संख्या 4। आप यहां से इसके बारे में परिचित हो चुके हैं। आप यहां पर बता सकते हैं कि पृष्ठ कौन कौन है, तो बताए थे। पहला अगर इस फिगर के हिसाब से देखा जाए, पृष्ठ आपको फिगर के हिसाब से देखा जाए, पृष्ठ आपको कौन कौन है। पहला पृष्ठ आपको देखिए ए बी सी डी है। पहला क्या, ए बी सी डी, आपका पहला पृष्ठ ए बी सी डी, ये पृष्ठ पहला हुआ। इसके जस्ट ऊपर वाला पृष्ठ आपको क्या हुआ, ई एफ जी एच हुआ। 2 पृष्ठ ऊपर वाला हो गया। अब अगर इसके अगला वाले फेस लेते हैं तो आपको क्या होता है, एक पृष्ठ यहां पर ए बी ई एच, जस्ट इसका बैक पीछे वाला पृष्ठ लेंगे तो क्या होगा, सी
डी सी डी, या तो यहां पर कर लो डी सी ई, और यहां से जी। अब यहां से देखो डी सी एफ जी, यहां पर एफ कर लो, क्या हो गया एफ। अब ये दो दो चार हो गया। अब इधर से ए एच जी डी, ए एच जी डी, और एक लास्ट में बचा इधर वाला बी सी एफ ई। इस तरह से कुल पृष्ठों की संख्या मेरे प्यारे साथियों 6 हुआ। फिगर के अनुसार से देख सकते हैं कुल पृष्ठ की संख्या 6 आपने सभी दर्शा दिए, सभी पृष्ठ का नाम लिख दिया यहाँ पर। अब आइए बात करते हैं इस घन में विकर्णों की फार्मूला क्या होता है। घन में विकर्णों की फार्मूला, अब इसमें घन के विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला आपको यहां पर देखनी। घन का विकर्ण क्या होता है, अब देखिए घन का विकर्ण निकालने से फिगर को ध्यान से समझिएगा। आपको पहले AC को मिला देना है, क्या मिलाना, AC को, और यहां पर जब मिलाएंगे तो आपको ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। इसके साथ साथ फिर AE को मिला देना है, अच्छा सॉरी AF को मिला देना, AF को, किसको मिला देना, AF को। इस तरह से आपको एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। फिगर में ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि पहले घन की निचली सतह को, कॉर्नर को मिला दो, यानी विकर्ण को मिला दो, यानी ए सी या तो फिर बी डी को मिला दो। उसके बाद इस यहां पर जो बनेगा ये ऊंचाई और ये मिलाने से विकर्ण, इसके दोनों के साथ जो बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अभी ऊपरी शीर्ष और इसके ठीक वाले निचली शीर्ष, ऊपरी शीर्ष किसी, जैसे मैंने बताया भी अभी पर यहाँ पर यही बॉक्स है, इसकी ऊपरी शीर्ष और इसकी निचली शीर्ष मिलाएंगे तो आपको ये विकर्ण होगा घन का। और ये जो विकर्ण आधार को मिलाएंगे ये आपका वर्ग का विकर्ण होगा। किसका विकर्ण होता है, ये वर्ग विकर्ण। आप सभी जो जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है, तो √2a, घन की भुजा को हमने क्या मान लिए, a मान लिए, भुजा, आपको भुजा बराबर क्या मान लिया गया, a, आपको ध्यान से में। और घन की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये √2 गुने भुजा आपका क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। आप ये त्रिभुज ACF में देख लेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, और ये आपका हाइट का काम करेगा, ये भी आपको भुजा का ऊंचाई का काम करेगा। आप यहां पर सिर्फ देख सकते हैं ये इसका विकर्ण निकालने के लिए 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण है, मतलब सबसे बड़ी भुजा। विकर्ण बोले तो आपको क्या निकाले, यहां से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या हो गया आपको, यहां से AF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और CF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। अब यहां से इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, ये रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, ये रूट चढ़ेगा। अब यहां से रूट चढ़ा ले। AC का मतलब क्या होता है, √2a का होल स्क्वायर, और ये CF का a स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, अब इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये a स्क्वायर बच गया, और इधर से a स्क्वायर जुट के कितना स्क्वायर हो गया, 2 और 1 जमा कितना हो गया, 3 हो जाएगा, और a स्क्वायर, ये स्क्वायर अपना रूट बाहर कर लेगा, और ये √3 रह जाएगा, और ये आपका बाहर हो जाएगा √3। तो आप यहां से इसका विकर्ण निकाल सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि घन का जो विकर्ण हुआ √3 इंटू भुजा, घन का विकर्ण क्या हुआ, √3 इंटू भुजा। अब यहां से समझ सकते हैं आगे की फार्मूला क्या बनेगा, कि अगर जब यहां पर भुजा दिया रहे, भुजा का मान पूछे कि घन की भुजा, घन की भुजा, अब घन की भुजा ये पूछ दिया जाए तो अब यहां से देखिए घन का विकर्ण, आपको यहां ऊपर में घन का विकर्ण को d मान लो, और ये गुना में था तो इधर आ गया तो आपको भाग में तो √3, यानी विकर्ण y √3, विकर्ण y √3, ये आपका क्या घन की भुजा है। तो घन की भुजा विकर्ण y √3 या घन का विकर्ण √3 गुने भुजा।
आप यहां से इतना चीज तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आइए हम घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहां पर अब आइए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आइए यहां पर देखिए क्या है। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, 6 इंटू एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए 60 इंटू एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक पृष्ठ जो होता है एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि वर्गाकार सतह होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यहां से जो होगा आपको क्या होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसलिए इसका क्या होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया आपका, और ये वर्ग इकाई होगा। क्या हुआ वर्ग इकाई, इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है। आप यहां से समझ लो। अब यहां से तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर यहां से बात किया जाए कि भुजा की चर्चा अगर हम निकालें, घन की भुजा यहां से निकाले, जब क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा निकालना, तो घन की भुजा अगर बात किया जाए यहां से घन की भुजा, घन की भुजा ए की वैल्यू आप यहां से समझते हैं क्या, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल बटे में 6 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। इस तरह से घन की अगर भुजा पूछा जाए तो क्षेत्रफल बटे 6 अंडर रूट में हो जाएगा। यहां से घन की भुजा निकल गया। अब रह गया क्या, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कि सेलिंग और नीचे वाला सतह को छोड़कर। तो अगर हम निचले वाला सतह को छोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों छोड़ दिया था 4a स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां से निकाल सकते हैं। इसलिए अब हम चलते हैं घन का आयतन या धारिता जिसको बोलते हैं। आपको ये लास्ट यहाँ पर घन के बारे में, घन का आयतन, आयतन या धारिता, घन का आयतन या धारिता जिसको भी लिखते हैं। तो यहां पर जो इसके आयतन होता है, हम एक चीज बताने जा रहे हैं, आप सभी को ध्यान से समझिएगा कि अगर जैसा आधार वैसा ऊंचाई होगा किसी भी फिगर का, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो क्या होगा। तो जैसा आधार वैसा शीर्ष रहेगा किसी भी फिगर का, उसका जो आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो देखो घन का जैसा आधार वैसा शीर्ष है, तो इसका जो आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखो आधार का क्षेत्रफल, आधार आपको क्या है, एक वर्गाकार सतह है, तो वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल होता है आपको भुजा स्क्वायर, अर्थात तो भुजा को ए मान चुके, और ऊंचाई आपका भी क्या है, भुजा के, यानी ऊंचाई आपको भुजा के बराबर है। तो आपको यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर और एक जमा क्या होगा, एक क्यू हो गया, और ये वह घन इकाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, घन इकाई हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन इकाई। इस तरह से आपको यहां से अगर धारिता निकालने हैं, घन की धारिता निकालने हैं, तो आपको यहां से क्या होगा, भुजा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा। और घन की भुजा क्यू हो जाने के बाद आपको यहां से अगर घन की यहां पर फिर निकालना है घन की भुजा, देखो घन की भुजा कई तरह से निकाल सकते हैं। घन की भुजा आप यहां से ये निकालना चाह रहे हैं, घन की भुजा ये निकालना चाह रहे हैं, तो आपको देखिए ये है, इधर क्या हो जाएगा, आपको धारिता भी हो जाएगा, और ये अब क्यूब रूट हो जाएगा। ये 3 पावर है तो क्या हो जाएगा, आपका ये क्यूब रूट हो जाएगा। इस तरह से आपको यहां से क्या निकल जाएगा, घन की भुजा निकल जाएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं, ये अगर हमने पूरी तरह से आप समझने के प्रयास किए होंगे तो घन आपको 100% एकदम इजी तरीके से समझ में आ ही गया होगा, हमें 100% विश्वास है। तो अब हम अगले टॉपिक बढ़ते हैं
घनाभ की ओर, घनाभ इसको बोलते हैं क्यूबाइड, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूबाइड, घनाभ। घनाभ की परिभाषा है 6 आयताकार पृष्ठों या सतहों से घिरे ठोस बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। लगभग ये देखिए, जैसे आपके पास एक रूम है, कमरा है, वो आपके घनाभ की आकृति होते हैं। वो 6 गायताकार सतहों से घेरे बंद एक आकृति होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एकदम डिब्बा, ये बिल्कुल बंद है, देख लीजिए। ये आपके इसमें क्या है, घनाभ के आकार का है। इसमें इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। जिसमें तीनों अलग अलग हो और एक ठोस इस तरह से हो आकृति, तो उसे घनाभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घनाभ बोला जाता है। और ये किसी तरह से खुला नहीं होनी चाहिए, इस तरह से घनाभ हो गया। अब इस घनाभ की आकृति देखिए, अब बनाते हैं आपकी घनाभ की आकृति। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। देखिए अब यहां पर हमने क्या बना लिया, घनाभ बना लिया। अब घनाभ बना लिया तो अब घनाभ को इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से घनाभ की आकृति हो गया। जिसमें देख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। इसमें क्या हो गया, ये आपका लंबाई एल है और ये आपका ऊंचाई एच है और ये आपका चौड़ाई बी है। आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये इसका हाइट है और ये इसका लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है। अब ये घनाभ में क्या देखने वाले, घनाभ में शीर्षों की संख्या क्या है। इसी तरह से जिस तरह से हमने घन में देखे थे, उसी तरह से घनाभ में देखेंगे शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या यहाँ पर फिर देखेंगे, आपके यहाँ पर एक आकृति के हिसाब से हम दिखाने वाले हैं घनाभ। 3D क्या हो गया ना, सब फिगर के माध्यम से समझाएंगे। और इस तरह से मेरी वीडियो में आप जरूर बने रहें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें और लाइक कर अपने दोस्तों के यार के साथ शेयर करें। अब देखिए इसमें शीर्षों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, 4 ऊपरी होगा। इसी तरह से 5 6 7 और एक इधर से 8। यहाँ पर शीर्षों की संख्या कितनी होगी, 8। और बताएं कि जितने शीर्ष उतने कोनों होता है, यानी कोण की संख्या भी तो नहीं होता है। अब बाकी पृष्ठों की संख्या, तो पृष्ठ इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सतह को पृष्ठ बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो पृष्ठों या सतहों की संख्या 6। इस तरह से आपको किनारा देखना है या कोर देखना है, तो आपका ये कोर कहलाता है। तो 1 हो गया, 2 3 और इधर वाला 4, तो 4 इस तरह से नीचे भी है, तो 4 हो गया, 4 8 9 10 11 12। इसमें भी कोरों की संख्या कितना हो गया, 12। अब इसमें लग गया विकर्णों की संख्या। जैसे आपने अपने रूम या कमरे जिसमें बैठे होंगे उसमें देखते होंगे, तो वही ऊपर वाले कोण और ठीक उसके सामने एक नीचे वाले कोण को लेंगे तो आपका घनाभ का विकर्ण होगा। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर वाला कोण हमने ये ले लिया, जहां पर ये अंगुली रखा है, और एक इस हाथ की अंगुली जहां देखिए ठीक इसके सामने वाले को नीचे में रखा है। अगर इसको मिलाएंगे एक सीधी रेखा से, तो ये जो रेखाखंड बनेगा का टुकड़ा होगा, ये आपका घनाभ का विकर्ण होगा। क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा। इस तरह से एक विकर्ण इधर, अब इसको अंगुली को ऊपर रखेंगे और यहां पर इसको नीचे रखेंगे, तो ये होगा दूसरा विकर्ण। इसी तरह से 2 विकर्ण इधर से बनेंगे, तो 2 और 2 4 विकर्ण हो जाएंगे। कितने विकर्ण हो जाएंगे, 4 विकर्ण हो जाएंगे, 4 विकर्ण। अब इसमें से 4 विकर्ण है, हो गया। तो आपको याद रखना कि घनाभ में शीर्षों की संख्या 8, पृष्ठों या सतहों की संख्या 6, कोनों या की संख्या 8, किनारा कोरों की संख्या 12, विकर्णों की संख्या 4। अब यहां से बात करने वाले कि घनाभ का अर्थात विकर्ण के फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फिर यहां से अगर हम निचली सतह आयताकार को एक डायगोनल मिलाएंगे, तो ये आपका आयत का क्या होगा, विकर्ण होगा। क्योंकि निचली सतह जो होता है अर्थात 6 सतह इसका आयताकार है, तो आयत के कोई भी 2 कोना कोनी मिला देंगे तो आयत का विकर्ण होगा। और हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर।
और यहाँ पर जो इसके साथ बनेंगे 90 डिग्री का कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? 90 डिग्री का कोण बनेंगे मेरे प्यारे साथियों। और इस कोण को इसके साथ मिला दो, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका विकर्ण कहलाएगा, घनाभ का। क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा घनाभ का। और इसकी लंबाई ही निकालना है, अर्थात किसी भी रूम कम हो या आंगन हो या कोई आयताकार कोई और गोदाम हो, उसमें सबसे लंबी जो छड़ रखे जाएंगे वो कोना कोनी रखेंगे, अर्थात डायगोनल रखे जाएंगे, विकर्ण के हिसाब से रखा है। तो सबसे लंबी छड़ उसमें रखा जा सकता है। यानी नीचे वाला कोण को एक ठीक उसके सामने वाले ऊपर वाला कोण में रखेंगे तो सबसे लंबे छड़ की लंबाई होगी। तो ये आपको क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसी विकर्ण की लंबाई निकालने। अब देखिए यहाँ पर ये जो हाइट है, यहाँ पर ये एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच, इसकी हाइट। तो क्या आपको यहां से क्या निकालना है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, डी डायगोनल। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है? ये सबसे बड़ी भुजा है। एक समकोण त्रिभुज ए सी एफ में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये नियम पाइथागोरस परमेय ने दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस परमेय ने दिया था। अब यहां से समझना, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग विकर्ण हो गया, अर्थात ये आपको डी हो गया। यहाँ पर क्या मान लिया? डी। तो ये दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात AC का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। आप इस पर स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ा। आप यहां से क्या कर लें? डी की वैल्यू निकाल लें। AC की जो वैल्यू है, A से C की वैल्यू क्या? √L² प्लस B²। यहाँ पर लिख देते हैं √L² प्लस B²। ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथियों। और CF की जो वैल्यू है, CF की वैल्यू आपको H² है। क्या? H²। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? L² प्लस के B² प्लस के इधर क्या बच गया? H²। अब यहां से क्या हो गया? इसलिए आपको यहां से क्या निकल गया? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या हो गया? √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। आपको यहां से घनाभ का विकर्ण की लंबाई निकल चुका है। अर्थात किसी भी आंगन या आयताकार घनाभाकार में अगर सबसे लंबी छड़ रखने चाहते हैं तो इसी फार्मूले का उपयोग कर नाप सकते हैं कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो सकते हैं, अर्थात उसके विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है। अविकर्ण की लंबाई निकल ही गया तो अब हम निकाल लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर क्या होगा? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आइए हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए पहला ये सतह जो पृष्ठ है ये घनाभ का है, इसमें 6 पृष्ठ है। अगर 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ध्यान से समझना कि पहले ये सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सतह का क्षेत्रफल होगा आपका ये लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा? क्योंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये आपके सतह को इस पे अगर हम L लिख दें तो ये लंबाई हो जाएगा और ये B लिख दे तो आपको, यानी निचली सतह किसी भी घनाभाकार गोदाम या रूम या आंगन की निचली सतह है। तो निचली सतह में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये लंबाई जब चौड़ाई होती है तो आंगन का जो निचली सतह का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात LB होता है। क्या होता है? LB प्लस ठीक इसके सामने वाले ऊपरी सतह, जैसे ये मान लो कि ये ऊपरी सतह
इसके निचली सतह तो सेम होता है, तो इसमें भी लंबाई और चौड़ाई, तो जैसा निचली सतह का क्षेत्रफल जितना होगा उतना इसके ठीक ऊपरी सतह का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों की जो सतह होता है उसका आकृति सेम होता है, तो उसका एरिया भी सेम होगा। अर्थात ऊपरी सतह का भी क्षेत्रफल क्या होगा, एल बी होगा। प्लस अब मान ली कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब हम चलते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब इसके से पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अब ध्यान देखो इसमें क्या है, चौड़ाई, यहाँ पर हमने बी लिखा ना, चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सतह का क्षेत्रफल, तो ये चौड़ाई और इसका ये काम करेगा ऊंचाई का काम। ये क्या है, क्योंकि घराव है ना, ऊंचाई का काम करेगा, तो इसका क्षेत्रफल जो काम करेगा ये भुजा गुने ए भुजा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ भी लगाएंगे। तो लंबाई के स्थान पर ये बी होगा और चौड़ाई के स्थान पर ये एच होगा। इसका क्या होगा, बी गुने एच हो जाएगा, अर्थात बी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। प्लस के ठीक जितनी एरिया इस सतह का हुआ, जितना एरिया इस सतह का हुआ उतने सतह इस विपरीत वाले एरिया का होगा, अर्थात इसमें भी आपको चौड़ाई और ऊंचाई होगा इसका क्षेत्रफल। तो आपको क्या होगा, यहां से बी और एच हो जाएगा। प्लस अब मान लिया कि इसका क्षेत्रफल हो गया, ऊपर और नीचे का 4 सतह हो गया। अब बच गया इसका क्षेत्रफल, ये वाला। तो इसमें क्या देखो, लंबाई है और इसका ऊंचाई का काम करेगा। इसमें लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई ऊंचाई आयताकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का लंबाई और चौड़ाई का काम ऊंचाई काम करेगा। यहां से क्या होगा, एल एच हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर एक एल एच हो जाएगा, क्योंकि जितनी सतह इधर था उतनी सतह इसका क्षेत्रफल। इस तरह से 6 सतह का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया। अब इसमें से लगा लो एल बी, और एल बी क्या होगा, 2 एल बी होगा। प्लस यहां पर क्या होगा, बी एच आपको 2 बी एच हो जाएगा, और प्लस के एल एच प्लस एल एच 2 एल एच हो जाएगा। दो हर जगह मिल रहा है, कॉमन ले लो, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहां से क्या हो गया, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया वर्ग इकाई। क्या हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, बस चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा देना है। क्या निकालना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहां निकाल देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब 4 दीवार का क्षेत्रफल में आपको क्या करना, न तो नीचे वाला सतह लेना है और नहीं तो ऊपर वाला सतह लेना है, उन दोनों सतह को घटा देना। देखिए आइए इन दोनों सतह को हम घटा देते हैं। नीचे क्या था, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को हटा दी एगो, और एक ऊपर में, मतलब इन दोनों को इसको हटा दिया जाए। तो अब क्या बचेगा, यहां से 2 बी एच प्लस 2 एल एच प्लस के 2 एल एच। अब यहां से मिल क्या आ रहा है, 2h कॉमन मिल रहा है, इधर क्या l प्लस बी लिख सकते हो। इसको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई, इधर h गुना कर दो, तो ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। और ये भी आपका क्या होता है, वर्ग इकाई में होता है, वर्ग इकाई में होता है। कितने, वर्ग इकाई में। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका ये हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब रह गया कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, अभी बताएं कि जैसा आधार वैसा अगर शीर्ष हो, तो किसी भी आकृति का जो आयतन होता है उसका आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। तो आइए यहां पर हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन या धारिता, अब इसको भी से लिखते हैं। तो देखिए जैसा इसका आधार है वैसा इसका शीर्ष है, क्या का आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आधार आपका है, देख लो, ये लंबाई गुने चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल एल गुने बी, और गुने आपका ऊंचाई आपको एच हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एल बी एच हो जाएगा, एक घन इकाई हो जाएगा। अब इस तरह से घनाभ का जो आयतन होता है एल बी एच होता है। इस तरह से
हमने घन और घनाभ की संपूर्ण जानकारी देने का एक प्रयास किया सरल भाषाओं में, जिससे आप सभी लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे 100%। अब इसके थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बाद चर्चा कर लेते हैं कि अगर घनाभ की भुजा की लंबाई को बढ़ाया जाए, दोगुना किया जाए, तो क्षेत्रफल भी दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल भी दोगुना हो जाएगा और आपको ये भी आपका दोगुना हो जाएगा। अगर इसके तीनों भुजा को दो गुना से बढ़ा दिया था तो 2 गुना 4 गुने 8, इसकी जो आयतन हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। आप इस तरह से समझ गए। उसी तरह से सिर्फ घन में, अगर घन की एक भुजा को, क्योंकि उसके प्रत्येक भुजा बराबर है, तो k गुना किया जाए तो उसका घन का जो क्षेत्रफल होता है k स्क्वायर गुना हो जाता है और आयतन k क्यूब गुना हो जाता है। कहने का मतलब कि एक घन की भुजा की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसको जो क्षेत्रफल होता है पहले वाला क्षेत्रफल से नया का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से उनका आयतन जो होता है पहले का आयतन से अब का जो आयतन होगा, नए का आयतन, वो आपका 8 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। अगर आधी किया जाए तो उसी हिसाब से 1/8 भाग हो जाएगा पहले के, और क्षेत्रफल चौथा ही भाग हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करो। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं घन और घनाभ से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप वीडियो में जरूर बने रहें शुरू से अंत तक। चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को एक बार थैंक्स, धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।